Hello friends, in this video we will study about 10th class history chapter 1 the nationalism in Europe. फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, लेकिन ये चैप्टर शुरू होता है इस पिक्चर से और केवल इसी पिक्चर से कई 1 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में आगे जानने से पहले हम इसी पिक्चर को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ये इस पिक्चर में एक्चुअली ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद दिस पिक्चर एंड इन दिस पिक्चर ये जो सीन है ये 1848 का सीन एक लिया गया है जो फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई है। इनकी 4 सीरीज की पेंटिंग, 4 पेंटिंग इन्होंने इस सीरीज में बनाई थी, जिसमें से कि ये एक पिक्चर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही परफेक्टली यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है। तो इसका टाइटल इन्होंने ये दिया है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक कैसा होना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज का, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि 1848 के टाइम पर यूरोप में कोई भी डेमोक्रेसी टाइप का नाम नहीं था, वहां पर मोनार्की थी, ऑब्सोल्यूटिज्म था। और ऑब्सोल्यूटिज्म क्या होता है वो मैं आपको अभी विद इन फ्यू मिनट्स बता दूंगी, बट उससे पहले हम थोड़ा सा इस पिक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट प्रिंट of the series shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया है, जबकि लिबर्टी नाम का अभी तक कोई शब्द अमेरिका में, यूरोप में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में यूज ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये एक इमेजिनेशन है, ये एक फ्रेडरिक सोरियो का पूरा एक इमेजिनेशन बेस्ड पिक्चर है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसकी तरफ अमेरिका के और यूरोपियन कंट्रीज के मैन और वुमेन जा रहे हैं और उसको एक होमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पिक्चर कहाँ से आई है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमने अपनी 9th क्लास में पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रेवोल्यूशन हुई हैं उन्होंने कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया ही है। तो और बल्कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज पर तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। वो कैसे कैसे पड़ता है ये हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। हमने अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में 9th क्लास में पढ़ा था कि फ्रांस में फीमेल फिगर तैयार की गई थी जो डिक्लेयर करती थी, जो शो करती थी कि फ्रांस में कैसे कैसे डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी डेवलप हो रही है। बहुत सारे सिंबल्स के थ्रू हमने यहाँ पर देखा था। तो उसी से ही ये थोड़ा सा आइडिया इन्होंने भी लिया है कि वहां पर कैसे था कि एक लेडी थी जिसकी जो एनलाइटमेंट की, जो जिसे नॉलेज को वो शो करती, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट उनके हाथ में थी। शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। और इसी के ऐसे ही यहाँ पर भी इन्होंने इस पिक्चर को डिस्क्राइब किया है। और इसके साथ साथ जो नीचे यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बात फिर से दिखाती हूँ। ये जो कुछ पड़े हुए हैं ये रिमेन्स पड़े हुए हैं एब्सोल्यूटिज्म के, जो ये पूरी तरह से शटर्ड हो चुके हैं, बिखर चुके हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बिखरे हुए हैं। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स लिटरली अ गवर्नमेंट or system of rule that has no restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे कि मोनार्की होता है या डिक्टेटरशिप को होती है, उसको जस्ट डिफाइन करने वाला वर्ड है एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म में कोई इंटरफेयर नहीं करता। एब्सोल्यूट मीन्स डिटरमिन्ड है, ये फिक्स्ड है, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनके जो इन्होंने जो बात कह दी वो पूरी कंट्री को, उनके सिटीजन को माननी ही है। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, जिसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है, पूरी तरह से मिलिट्रियलाइज्ड होती है ये। और इसके और इन्होंने दिया है इस सूर्यो ने इस पिक्चर में एक यूटोपियन विजन को शो किया। यूटोपियन क्या होता है फ्रेंड्स? एक इमेजिनरी वर्ड है, एक ऐसा आइडियल वर्ड है जहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, जबकि अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। ये पूरी एक इमेजिनेशन पे ही बेस्ड है पिक्चर। यहाँ पर अभी तक इसका कुछ नाम और निशान नहीं है, बट इन्होंने पहले ही ऐसी ऐसी पिक्चर बना दी है कि
हमारा जो यूरोप होगा, हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन होगी, जो हमारी कंट्री होगी, वो इन फ्यूचर ऐसी दिखेगी। सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी होगी जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, ब्रदरहुड होगा, फ्रेटर्निटी होगी, सब लोग इक्वली, सबको ट्रीट किया जाएगा, सब लोगों को इक्वल पावर मिलेगी। बहुत टाइप के इन्होंने ऐसी आइडियोलॉजी को लिया हुआ है, इन आइडियाज को लिया हुआ है, बट अभी तक ये पूरी एक इमेजिनेशन ही है। इसके बाद देखिए फ्रांस, आइडेंटिफाइबल बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। ठीक है, ये तो बहुत ही क्लियर है, हमें ऑलरेडी मालूम था 9th क्लास से ही कि फ्रांस में जब रिवोल्यूशन हुई तो उसके बाद जब पावर कंट्री के हाथ में आ गई थी, तो उन्होंने एक ट्राई कलर अपना बना लिया था, एक फ्लैग उन्होंने अपना बना लिया था। तो शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। लेकिन देखो यहाँ पर, क्योंकि हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग अ ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और interestingly, at the time when Suryo created this image, the German people did not yet exist as a united nation। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये पूरा इमेजिनेशन बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने फीमेल फिगर तैयार कर दी है, यहाँ पर इन्होंने अमेरिका को भी दिखाया है, यूरोप को भी दिखाया, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जर्मनी फ्रांस के जो लोग हैं वो थोड़ा पीछे खड़े हुए हैं, उनके हाथ में अपना एक फ्लैग है, वो उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यस, नाउ वी आर फ्री। लेकिन बाकी और कंट्रीज में अभी तक ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी जो फ्रेडरिक सूरियो है वो एक इमेज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी आइडिया को, अपने थॉट्स को ये पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी कंट्री भी ऐसी होगी। और जर्मनी भी, बहुत इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्रेंड्स अभी तक जर्मनी का तो अपना कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 to unify the numerous German-speaking principalities in a nation-state under a democratic constitution. Following the German peoples are the people of Austria, the Kingdom of the Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। ये different countries है फ्रेंड्स, जहाँ के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अभी। और जो हेवन है, हेवन से जीसस क्राइस्ट देख रहे हैं, सेंट देख रहे हैं, बहुत सारे एंजल्स देख रहे हैं कि हाँ, जो अब यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ऐसी हो गई हैं, उनमें भी अब फ्रीडम आ गई है, डेमोक्रेसी आ गई है, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड की फीलिंग उनमें आ चुकी है। हेवन से देख रहे हैं क्राइस्ट, और बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज देख रही हैं। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। देखिए, अब 1848 की अगर बात की जाए तो जो डेमोक्रेसी है वो एकदम से नहीं आई, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, और इसमें बहुत ही छोटे लेवल से लेकर के, सिटीजन से लेकर के, मिडिल क्लास से लेकर के चेंजेस आए पॉलिटिकल, मेंटल वर्ल्ड, पूरे मेंटल और पॉलिटिकल वर्ल्ड में यूरोप के। और जो नेशनल स्टेट थे इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। नेशनल स्टेट का भी अभी तक कोई नाम नहीं था यहाँ पर। नेशनल स्टेट क्या होता है? नेशनल स्टेट एक फीलिंग है जो लोगों को यूनाइट करती है, जो लोगों को बताती है यस वी आर द वी आर इंडियंस। लाइक जैसे कि हम अपने आप कहते हैं कि हम इंडियन है, हम, ये हमारा देश है। तो ये एक नेशन स्टेट की एक फीलिंग होती है जो वहाँ के लोगों में अभी तक नहीं थी, बट ग्रेजुअली वो वहां पर आ रही थी। और वो कैसे कैसे डेवलप हुई है ये देखिए। बट ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स came to develop a sense of common identity and shared history or descent। वो फ्रेंड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एग्जांपल, इंडिया का एग्जांपल लेकर के, तो ऐसा ही यहाँ पर भी था कि लोगों में एक फीलिंग होनी चाहिए, ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, एक कॉमननेस की, कि हम सब एक हैं, और जो इस कंट्री की हिस्ट्री है वो हमारी हिस्ट्री है, एक ये फीलिंग लोगों में होनी चाहिए। तो इस ये होता है फ्रेंड्स नेशन स्टेट, एक कॉमननेस की फीलिंग। और इसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल की जरूरत होती है, द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। बहुत सारे एक एक्शन की जरूरत होती है, लीडर किसके लिए, किसके एक्शन की, जो उनको लीड करें, उन लीडर्स की हेल्प चाहिए, इसके लिए कॉमन पीपल की इसमें हेल्प चाहिए। यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर we'll look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe। 19th century के यूरोप की हिस्ट्री अभी हमें पढ़नी है, यहाँ के बारे में भी पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक है
द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही अभी आपको बताया था कि जो फ्रांस में नेशनलिज्म की, सॉरी यूरोप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई थी। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई है 14 जुलाई 1789, ये हम पढ़ चुके हैं, हमें ऑलरेडी पता है। तो फ्रांस, इज यू वुड रिमेंबर, वाज फुल फ्लंग टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्की। एक रिवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ही जो मोनार्की है और जो रूलिंग पावर है वो मोनार्की से शिफ्ट हुई है सिटीजन के पास। इस रेवोल्यूशन के थ्रू, इस एक आइडियोलॉजी के थ्रू, इस एक फीलिंग के थ्रू कि हाँ जो पावर है वो कंट्री के पास होनी चाहिए, इक्वल फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए। ट्रांसफॉर्म टू सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच पीपल। फ्रेंच सिटीजन में ये ट्रांसफर हुई है। और इसमें देखिए क्या क्या इन्होंने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी ये लेकर के चले थे। इनके पास इन्होंने दो आइडियाज लिए, ला पैट्रे द फादरलैंड एंड ली सीट ओन द सिटीजन। मतलब एक फादरलैंड हो और एक ली सीट ओन द सिटीजन हो वहां के। एक पूरी, जैसे कि हमारे इंडिया में हमारी मदरलैंड है, मातृभूमि है, ऐसे ही इन्होंने फ्रेंच में ला पैट्री द फादरलैंड को लिया हुआ है। और हम इंडियन हैं जैसे कि, ऐसे ही उन्होंने वहां पर अपने ली सीट ओन द सिटीजन को उन्होंने उसी टाइप से एक्सेप्ट किया, उसी टाइप से इन्होंने उसको स्टेब्लिश किया है। अब फ्रेंच जब रिवोल्यूशन हुई, जब पावर कॉमन पीपल में शिफ्ट हो गई, तो वो उनको कौन कौन सी ऐसी पावर्स मिली, उनको कौन कौन से ऐसे राइट्स मिले, कौन कौन से मेजर चेंजेस आ गए। तो देखिए, enjoying equal rights under a constitution, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें सबको इक्वल राइट्स दिए गए। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard। जो एक रॉयल सिंबल था मोनार्की का, उसको हटा करके वहां पर एक ट्राई कलर कॉमन फ्रेंच फ्लैग लाया गया। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। और जो स्टेट जनरल था उसको रीनेम करके नेशनल असेंबली का नाम दे दिया गया। और कॉमन पीपल को, इसमें क्या था, जो कॉमन पीपल थे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहां पर जो वोट किया करते थे। स्ट्रक्चर क्या था फ्रेंच सोसाइटी का, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, सेकंड स्टेट में नोबेलिटी थी, थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन थे, बिग बिजनेसमैन थे, लैंड ओनर थे, पीजेंट वर्कर, लेबर क्लास थी। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। नए नए गीत लिखे गए, देशभक्ति के नए गीत लिखे गए और नेशनल एंथम कंपोज किया गया। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया और एक फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म ऑफ लॉज बनाए गए सब लोगों पर। और विद इन टेरिटरी, फ्रांस की जो पूरी टेरिटरी थी उसमें सब लोगों के लिए इक्वल रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए जिसको हर पर्सन इक्वली फॉलो करेगा। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं थी। और साथ साथ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, क्योंकि अगर कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड थी, जब मोनार्की थी तो कंट्री क्या थी, उसमें वो यूनाइट नहीं थी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड थी। और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से क्या होता था कि एक एरिया से, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जब लोग जाते थे तो वहां की अलग कस्टम ड्यूटीज होती थी, अलग उन पे टैक्सेस लग जाते थे। तो अब क्या हुआ, जब लॉज और सिस्टम सबके लिए एक ही हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही हो गया, तो ये जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी और जो ड्यूज लगाए जाते थे उनको भी खत्म कर दिया गया। वेट्स एंड मेजर्स का वो एक सिंबल, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया वेट्स एंड मेजर्स का हर टेरिटरी में। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्कार्डेड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। जैसे कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हर कंट्री की आज अपनी नेशनल लैंग्वेज है, ऐसे ही उस टाइम पर फ्रांस की भी एक नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच को बना दिया गया। वहां पर ये नेशनल लैंग्वेज बनी फ्रेंच। इसके बाद व्हेन द न्यूज ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, और जब इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड न्यूज बर्ड यूरोप के और डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचनी शुरू हो गई, तो स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। जैकोबियन क्लब का फॉर्मेशन होने लगा। फिर जैकोबियन क्लब क्या था एक्चुअली, जैकोबियन क्लब एक
एक सोसाइटी का ग्रुप था जिसमें मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग जो थे बैठते थे और डिस्कस करते थे। एक एक स्टैंडर्ड लेवल पर वो डिस्कस करते थे कि कंट्री को कैसे होना चाहिए, कंट्री में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या यहाँ पर काम होने चाहिए, तो वेलफेयर फॉर द सोसाइटी वो ऐसे डिस्कशन किया करते थे। इसके बाद देखिए, द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। और जब जो फ्रेंच आर्मीज हैं वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती थी फॉर द वॉर पर्पस के लिए, या जैसे भी वो दूसरी कंट्रीज में जाती थी तो वो क्या करती थी, अपने कंट्री की जो आइडियोलॉजी है वो वहां पर बताया करती थी। वो वहां पर शेयर करते थे कि भी हमारी कंट्री में तो ऐसे ऐसे रूल्स है, रेगुलेशन है, सबके लिए इक्वालिटी है, अपना फ्लैग है, नेशनल लैंग्वेज है, हमारा नेशनल एंथम है। तो ये जो सारी चीजें है ना, इनका इम्पैक्ट पड़ता था दूसरी कंट्रीज के, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के लोगों पर। तो उनमें भी एक फीलिंग आती थी कि हाँ, इस टाइप का एक यूनिफॉर्म लॉ तो हमारी कंट्री में भी होना चाहिए। द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। तो इसी फ्रेंच आर्मी की वजह से जो यूरोप, पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म का आइडिया है वो ट्रांसफर होने लग गया था। इसके बाद देखिए, अब ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में ये भी हम पढ़ चुके हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए ये हमने देख लिए। इसके बाद यही एक 9th क्लास का भी एक टॉपिक है ऑलरेडी यहाँ पर, कि नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रेंच फ्रांस में आया था तो वो क्या लेकर के आया था अपने साथ, बहुत सारे आइडियाज अपने साथ लेकर के आया था। नो डाउट कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है जब वो आया तो उसके जो वे ऑफ रूलिंग था, उसने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ कि फ्रांस में पहले मोनार्की थी, मोनार्की के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, रेवोल्यूशन से मोनार्की शिफ्ट हुई डेमोक्रेसी में, बट नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद वापस से डेमोक्रेसी चली गई मोनार्की में। और नेपोलियन बोनापार्ट आया था 1799 में और वो 1815 तक रहा है। Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. ये कोई डाउट नहीं है इसमें कि भले ही नेपोलियन बोनापार्ट रूलर कैसा भी रहा हो, बट उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बहुत एडमायरेबल था। इसके थ्रू कौन कौन से चेंजेस आए, एक्चुअली फ्रेंड बहुत रिमार्केबल चेंजेस आए। ये अलग बात है कि हाँ, हर चीज का एक ड्रॉबैक होता है, नेपोलियन का भी जो उसके चेंजेस नेपोलियन लेकर के आया उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, बट पहले हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट जब इंडिया में आया था तो वो लेकर के आया था, उसको नाम दिया गया सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, और उनको नाम दिया गया नेपोलियनिक कोड का नाम भी उनको दिया गया। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज, उसने क्या किया, नेपोलियनिक कोड में क्या क्या था, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ के बेस पर जो भी प्रिविलेज मिले हुए थे नोबेलिटी को वो सारे अब खत्म हो चुके थे। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योरिटी एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी पर भी बाय बर्थ कोई राइट नहीं होगा। ये कुछ ऐसी मेजर्स थे, ये कुछ ऐसे सिविल कोड में ये कुछ ऐसे टर्म्स थे जो नेपोलियन बोनापार्ट ने यूज की, नेपोलियन बोनापार्ट ने यूज किया। इसके बाद नेपोलियन ने और क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, एबोलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम को, एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मुनेरियल ड्यूज, सर्वडम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, जो व्यापार पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वो रिमूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom। और जो बिजनेसमैन है जिन पर तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जो किसान है, जो मजदूर वर्ग पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वो खत्म हो गए थे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल producers of goods began to realize that uniform laws standardized rates and measures। देखिए, अब जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल के प्रोड्यूसर थे, कुछ भी सामान को बनाने वाले, उन सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बन गया, वेट और मेजर्स यूनिफॉर्म हो गए।
अब वो कंट्री के किसी भी पार्ट में जाएंगे, एक ही रूल एंड रेगुलेशन, एक ही मेजरमेंट के लॉ वहां पर अप्लाई होंगे। पहले क्या होता था, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी पर जाने पर वेट्स और मेजर्स के जो मेजरमेंट था वो पूरा चेंज हो जाता था, उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाते थे। तो एक कंट्री से या एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी तक कोई भी गुड्स, कोई भी माल को लेके जाने में ही वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, उनको बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था, जो अब बहुत इक्वल हो गया था। तो उनको उनको लोगों को पता होता था कि हाँ अब ये सिस्टम इक्वल है, अब इसको इस टाइप से एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता। एंड कॉमन नेशनल करेंसी, और एक कॉमन नेशनल करेंसी उसने बना दी, वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जिससे कि ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत इजीली हो गई। लेकिन इन पर जो लोगों के रिएक्शन थे वो मिक्स्ड रिएक्शन थे, हर किसी ने उसको इक्वली एक्सेप्ट नहीं किया। जो अच्छी चीजें थी ठीक है, उनको अप्रिशिएट किया गया, उनको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सबने इक्वली एक्सेप्ट नहीं किया। इसके पीछे क्या रीजन था? द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। देखिए, जो चीजें अच्छी लगी लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जहां पर लोगों को अपना लॉस नजर आने लगा कि लोगों का लॉस हो रहा है, लॉस कैसे हो रहा है कि उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम जा रही है इसमें। अब जब लोगों को ये लगने लगा कि उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम जा रही है, तो लोगों ने इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि लोगों को अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस तो चाहिए थे, लेकिन अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे लोग। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप। लेकिन देखो यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक भी है। नेपोलियन बोनापार्ट के सिस्टम में, उसके सिविल कोड में कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि इंक्रीज टैक्सेशन, उसने टैक्स को बढ़ा दिया। सेंसरशिप पर उसने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, उस पर एक प्रतिबंध लगा दिया उसने। forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes। वो जरूरत से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और इसके साथ साथ कंपलसरी कर दिया कि लोगों को फ्रेंच आर्मी में भर्ती होना ही है, चाहे वो चाहे या नहीं चाहे। तो ये इस टाइप की कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, जिनकी वजह से उसमें उसके सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर का पूरे ओवरव्यू कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कैसे असर पड़ा बाकी यूरोपियन कंट्रीज पर, नेपोलियनिक कोड क्या था, सिविल कोड क्या था, और उसके साथ साथ फ्रेडरिक सूरियो की जो पिक्चर है हमने पूरी तरीके से यहाँ पर देख ली है। इसी के साथ अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे।